ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, उसके बाद ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर में आती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस एंगल इज आर। ओके, ये रिफ्लेक्टेड है बट इस सरफेस के लिए यहाँ नॉर्मल है, ये आगे जाएगा। अब इस रे को हम, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये आपके पास है इमर्जेंट रे। ये आपके पास इमर्जेंट रे है, और ये जो आपके पास है ये इंसिडेंट रे है, और दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये d जो होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या बना? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगल आई है, आर है, ये आर, ये भी आर है। अब बेटा सुनिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये आई तो ये आई, ये एंगल क्या बनेगा? आई माइनस आर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो फर्स्ट ऑफ व्हेन द रे ऑफ लाइट, दिस वन इज, ये आपके पास रेयर है, ग्लास डेंसर है, फिर आपका रेयर में आ गया। तो सबसे पहले एयर टू ग्लास या रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर स्नेल्स लॉ बोलिए। रेयर टू डेंसर में स्नेल्स लॉ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डेंसर, रेयर से डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, दैट इज व्हाट? sin I by sin R, और दिस कैन बी रिटन एज u2 by u1, और ये आपके पास होगा sin I by sin R। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड आपको कैसे आती है? डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर क्या आपने किया? सेकंड डेंसर टू रेयर। अब डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रेयर मीडियम, रेयर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, sin एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ हियर sin एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनेगा? r, और रिफ्लेक्शन क्या बना? sin e। इसको क्या लिख सकते हैं? u1 by u2, और ये होगा sin r by क्या बना? sin e, implies u2 by u1 को क्या लिख सकते हैं? sin e by sin r। ये इक्वेशन सेकंड क्या लिख समझ सकते हैं? आवाज देखो। अब यहाँ पे सुनिए, आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बनेगा? अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, this one is first or second. First or second से you are seeing that I and sin I is equal to sin I is equal क्या बनेगा? sin e। दोनों तरफ इनवर्स लेते हैं तो I इक्वल क्या बनेगा? तो ये आपके पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको तो एंगल ऑफ इमर्जेंस प्रूव करना आएगा। फिर एक बार ध्यान से सुनो, रिफ्लेक्शंस थ्रू ए ग्लास स्लैब। आपने सबसे पहले ग्लास स्लैब को चूज किया, एक ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस T है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मेक एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल। फिर ये देखिए, ये वाले रे,
ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे, तो मैं दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन इज द इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया, ये रेयर से डेंसर आई, फिर इस सरफेस के लिए ये एज इंसिडेंट का काम करेगी, ये नॉर्मल, यहाँ पे आर ये अल्टरनेटिंग एंगल होगा, ये आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, इसका काम कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे ऑफ बैंड रेयर से डेंसर में जाते हैं नॉर्मल की तरफ बैंड, और डेंसर से रेयर जाते हैं नॉर्मल से अवे। ओके, उसके बाद क्या करना है आपने, ये इमर्जेंट रे है। अब यहाँ पर ये एंगल ऑफ इमर्जेंस बनाया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब ये जो है, ये जो मैंने बनाया है, ये सुनिए, ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे, दोनों पैरेलल होती है, और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इज इट राइट? गुड, डाउट। अब हमने मेन पॉइंट ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है, एंड इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सबसे पहले रेयर टू डेंसर स्नेल्स लॉ हम पढ़ा चुके हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम बतला चुके हैं। जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में आ रही है, डेंसर कहां से आ रही है? रेयर से। आने वाला ऊपर होता है, जिसमें ये तो आने वाला कहां से आ रही है? रेयर से। इसका वाला किस में आ रही है? डेंसर से। तो mu2 mu1 sin i by sin r, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, और इसको लिखते हैं हम mu2 by mu1 sin i by sin r, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, डेंसर टू रेयर नॉर्मल अवे। अब रेयर मीडियम में आ रही है, तो यहाँ पे ध्यान से, आप किस मीडियम में आ रही है? रेयर में। कौन से मीडियम से आ रही है? ये जिसमें आ रही है, जिसमें आई है वो रेयर, और जहां से आ रही है वो तो sin r by sin। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस r mu1 by mu2, जैसे यहाँ mu2 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, डेंसर बाय रेयर, ये अब सबसे ज्यादा यही यूज होने। अब इसमें मैं बार-बार क्यों बता रहा हूँ, अब आपके पास एक आर्टिकल, 8 आर्टिकल ऐसे होंगे जिसमें एक 5 नंबर का आता है, जिसको ये समझ में आएगा डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, वही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। उल्टे सीधे मीडियम के राइट कर दिए तो अब रेयर में विद रिस्पेक्ट टू डेंसर mu1 by mu2, रेसिप्रोकल करना mu2 by mu1, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दिया और I इक्वल टू E, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्विवेलेंट हो गया? इमर्जेंट। अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट D की वैल्यू निकालनी है। नोट करो बताओ, इसमें जो बच्चा नोट करना चाहे नोट कर ले, जैसे क्लास में नोट करते हैं। ब्लैक बोर्ड पे क्लियरली कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि साफ नजर नहीं आ रहा, नहीं आई बात समझ में? कल मैंने अपने किसी साथी को लिंक कर रखा था ग्रुप में, ये दिखाने के लिए कि बच्चे झूठ बोलते हैं, सच बोलो, बिल्कुल क्लियरिटी आती है। जो ये बोलते हैं दिखाई नहीं दे रहा, दे आर टेलिंग लाई, इसका मतलब उसके नेट में प्रॉब्लम है, नहीं? और फिर वीडियो भी डाल दी कल वाली, और सुबह सुबह तो वैसे भी नेट अच्छा चलता है, और नेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस अगस्त से स्कूल लग जाएंगे, चिंता ना करो। कब से लग रहा है स्कूल? आवाज नहीं बोल। अब यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे देखिए
इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, साथ ध्यान से देखिए ABC BC by AB what sin I minus R। BC lateral displacement है D by AB sin I minus R। और lateral displacement इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया है, d इज इक्वल टू AB। साइन अपनी आदत सही कर दे ना, मैं बता दिया है। और ये सोचे कि सर नहीं कहेंगे 2 मिनट में डिसीजन ले लूंगा, ये बता दिया। यहाँ पढ़ना अच्छा, पर तो पता नहीं है इसका मतलब क्लास 10 कर ही लेनी है ना। यहाँ पे AB sin I माइनस sin R, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब AB की वैल्यू निकालनी है। हाउ वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ AB? हम इसको कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यस, ये आपके पास A B C, ये आपके पास D हो गया। अब राइट एंगल कौन से बनेगी? इन राइट एंगल ट्रायंगल, यस ADB, AD by AB cos of R। हमने वैल्यू चाहिए AB is equal to AD by cos of R। AD इसकी थिकनेस, T by cos of R। और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला बन गया T by cos of R sin I minus R। सो सिंपल, याद रखिए आप, T फॉर थिकनेस, R फॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, I स्टैंड फॉर इंसिडेंस। ये आपके पास था रिफ्लेक्शंस थ्रू ए ग्लास स्लैब। अब जो मैं बात आपको बतला रहा था कि सीबीएसई में 5 मार्क्स में आता है, जो हरियाणा बोर्ड में भी आता है, वो जो है अब आपके पास 4 आर्टिकल्स कराए जाएंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस, और 3 आर्टिकल आपके पास कराए जाएंगे 2 आर्टिकल्स रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव सरफेस के लिए। सॉरी 6 आर्टिकल कराए जाएंगे और 2 आर्टिकल लाइज एंगल फॉर्मूला के। टोटल जो है वो 8 आर्टिकल, और सभी बच्चे पूरे होने के बाद अपने आप खुद टीचर बनेंगे, खुद चेक करेंगे और फिर मेरे को मैसेज करेंगे कि सर मेरे को सारे आते हैं, और कोई झूठ नहीं बोलेगा। ठीक, क्लास का टाइम फालतू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम, आज तो वैसे फालतू होना है। अब यस प्लीज लिखिए। सबसे पहले मेरे को ये बताइए, आवाज नहीं, ये आपके पास कोई सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड में होगा? ये कोई सरफेस है, ये कोई सिंगल स्फेरिकल सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस वेरी गुड, ये सिंगल स्फेरिकल सरफेस। यदि मैं बात आपसे ये बताऊं, यदि ये सारा टेंसर है इस साइड में, तो ये सिंगल स्फेरिकल कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है? कॉन्वेक्स, वेरी गुड, कॉन्वेक्स। मैं कह रहा हूं ये टेंसर है, मटेरियल है, तो यानी कहने का मतलब डबल का मतलब ये कॉन्वेक्स, ये डबल हो गया। तो ये आपके पास जो शेप है, ये सिंगल स्फेरिकल सरफेस कौन सा है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, सिंगल स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स है। अब ये सुनिए, यहां से
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। अरे जहां से आर्क लगेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। ये कौन सा सरफेस है? कॉन्केव। क्योंकि डबल यदि बनाएंगे तो देखिए ये डबल होता है ऐसे बनेगा, तो ये आपके पास है कॉन्केव। ये सिंगल स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स, ये सिंगल स्फेरिकल सरफेस क्या हो गया? कॉन्केव। अब सारिका बताएगी, सारिका ये कौन सा सरफेस है? ये सारिका, यदि मेरी आवाज सुन रही हो तो प्लीज टेल मी, ये कौन सा सरफेस है? ये सिंगल स्फेरिकल, ये वाला। सारिका कौन सा सरफेस है? बोलिए प्लीज। ये आपने बताया सिंगल स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स, एब्सोल्युटली राइट। ये कॉन्केव बिल्कुल सही है। ये सिंगल स्फेरिकल सरफेस कौन सा है? एनीवन? कॉन्वेक्स। कौन सा है ये? कॉन्वेक्स। तो ये आपको हर सरफेस का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जिसको ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो इन आर्टिकल में प्रॉब्लम आ जाएगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कैसे आती है प्रॉब्लम? ये याद रखो, जिससे आर्क लगती है, जैसे ये आर्क लगाते हैं हम ऐसे, ये लो, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर हुआ? ये हुआ। और यदि यहां से ये आर्क लगाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सिंगल स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे है और इसका यहां पे है। आप इसका सुनिए, ये दोनों कॉन्वेक्स भी बन सकते हैं, दोनों कॉन्केव भी बन सकते हैं। यदि मैं डेंसर इधर डेंस कर दूं, इधर डेंस कर दिया तो कौन सा बन गया? ये कॉन्वेक्स। और यदि मैं इसी सरफेस में इधर डेंस कर दूं तो कॉन्केव। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम है। सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से सिंगल स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स भी बनता है और कॉन्केव भी बनता है। पॉइंट नोटेड। सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से सिंगल स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स भी बनता है और कॉन्केव भी बनता है। यहां पर सुनिए, अब इसे बताइए बेटा से आपस, ये आपके पास है। यदि डेंसर इधर ले लो, डेंस, तो ये सिंगल स्फेरिकल सरफेस कॉन्केव बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा? कॉन्वेक्स बनेगा। क्योंकि डबल करके दे लो, कैसी सेम आती है? कॉन्वेक्स। क्या कॉन्केव की आ जाएगी? नहीं आएगी। और यदि मैं अब यहां से अब मैं इस साइड में डेंस बना दूं, अब ये कैसे सेम है? तो देखिए, सबसे पहले हर स्टूडेंट को ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि सिंगल स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स कैसा होता है, कॉन्केव कैसा होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड में लाइन करता है। अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए आप किसी ने लिखना नहीं है 1% भी, नो नीड टू राइट, क्योंकि लिखने के चक्कर में आप समझने नहीं आएगा, पहले समझना है अच्छे से। जिस बच्चे को एक आर्टिकल समझ में आ गया ना, उसको सारे आर्टिकल समझ में आएगा। आर्टिकल है रिफ्लेक्शन, और सीधा आता है ऐसे पेपर, रिफ्लेक्शन ड्यू टू सिंगल स्फेरिकल सरफेस। सिंगल स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉन्केव। तो मैं सबसे पहले कॉन्वेक्स का एग्जांपल ले रहा हूं। कॉन्वेक्स, व्हेन ए रे ऑफ लाइट travel rare to denser for real image, rare to denser for real image। क्या लिखा? रिफ्लेक्शन ड्यू टू सिंगल स्फेरिकल सरफेस
when a ray of light travels rear to denser for real image. आप सुनिए, कॉन्वेक्स रियल इमेज भी बनाता है और कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज भी बनाता है। जैसे मैंने बताया कॉन्केव मिरर रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है कंडीशन के तहत। बट कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाएगा। मिरर की बात कर रहा हूं। अब यहां पे सिंगल स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स गेलो है, ये सिंगल स्फेरिकल सरफेस। ये आपके पास पोल, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, और नॉर्मल जो ड्रॉ किए जाते हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हैं। ये नॉर्मल, ये आपका रेयर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? μ1, और डेंसर का μ2। रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्फेरिकल सरफेस के लिए तीन कंडीशन है। इसकी तीन कंडीशन कौन कौन सी है? पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर तीनों कंडीशन बताऊंगा। ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। ये रे ऑफ लाइट आई, दिस वन इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ जाती है, नॉर्मल से दूर जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। कंडीशन को लेते हुए सारे अच्छे से पढ़ो। ये इमेज, ये एंगल कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बिल्कुल सही, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल अल्फा मान लिया, ये एंगल बीटा मान लिया, और ये आपने गामा। कंडीशंस क्या है? इसके लिए अजम्पशन होते हैं रेयर से डेंसर में। ये अजम्पशन लिखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट अजम्पशन इज व्हाट? ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, बातें नहीं, एंड प्लेस ऑन, मैं इसलिए लिखने के लिए नहीं बोला, समझो इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट कंडीशन ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कैसा एंगल बनाना चाहिए? should be make a very small angle। ये सारी कंडीशन यूज करूंगा। very small angle किसके साथ? with normal as well as principal axis, as well as principal axis। जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ स्मॉल एंगल बनाए, प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट रे। ये आपके पास इंसिडेंट रे है और दिस वन इज आपके पास है रिफ्रैक्टेड रे। कहता है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एंगल स्मॉल बनाए, किसके साथ? नॉर्मल के साथ भी। इंसिडेंट रे दो एंगल बना रही है, एक नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा। रिफ्रैक्टेड रे भी दो एंगल बना रही है,
किसके साथ? Is it right? Third condition is that aperture should be small. जैसे ये aperture ज्यादा है, ये aperture कम है, ये कम, अब aperture है? तो aperture ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्यादा bend नहीं होना चाहिए सरफेस में, aperture should be small. डायग्राम समझ में आ गया होगा, हर बच्चे के यदि डायग्राम समझ में आ गया तो इसको इजीली कर सकते हो। बोलो दोबारा समझाओ डायग्राम। किसी बच्चे को डायग्राम और कंडीशन, तीन कंडीशन पूछी है डायग्राम, यहाँ पे रे रिफ्लेक्शन जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में है और इमेज हम किसमें बना रहे हैं? डेंसर। और हम ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखूंगा मैं, देखते जाना, इसमें वो एग्जाम में पूछेगा, आपको बतलाएगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? रेयर मीडियम में, और इमेज कहाँ पे बन रही है? और इसी में दूसरा केस ये है कि ऑब्जेक्ट डेंसर में और इमेज रेयर। इमेज किसमें? तो कई केस चलेंगे, पहला वाला केस ध्यान से ये सुने। अब आपने डायग्राम बना लो, क्योंकि पीडीएफ में डायग्राम अच्छा नहीं है, ये सभी बच्चे डायग्राम बनाएं फटाफट, कंडीशन पे लिखे, आप लिखो सारा। रिफ्लेक्शन ड्यू टू सिंगल स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स व्हेन ए रे ऑफ लाइट टर्न्स लेयर टू डेंसर। आज जिस बच्चे को ये आर्टिकल आएगा पूरे दिन की फिजिक्स आ जाएगी। आज जिस बच्चे को ये आर्टिकल समझ में आएगा वो ये समझो मेरे को फिजिक्स आती है। ये एक आर्टिकल नहीं, ये 6 आर्टिकल एक साथ आएंगे एक से आने से, वो सारे एक जैसे हैं। हमारी बातें नहीं कर लिख रहा। Refraction due to single spherical surface convex when a ray of light travels layer to denser for real image। ये हेडिंग है। फिर ये बनाएं, ये सिंगल स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स है, ये ऑब्जेक्ट फटाफट बना लो। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये आपके पास रेयर मीडियम, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1, टेंसर का μ2, और अजंक्शन, अजंक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड प्लेस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्लेस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे should be make a very small angle with normal as well as principal axis। और थर्ड क्या है? एपर्चर शुड बी स्मॉल। थर्ड आपके पास है एपर्चर शुड बी स्मॉल, तो एपर्चर स्मॉल होना चाहिए। तो थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड है बेटा एपर्चर शुड बी स्मॉल। फाइव मार्क्स में आता है, 1 मार्क्स में नहीं है ये, इनमें से अब वो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा यदि ध्यान से पढ़ रहे हो तो, कि हमें आज 5 मार्क्स का एक आर्टिकल पूरा हो गया। इसको ड्रॉप कर दूं मैं? डायग्राम नहीं कर रहा, डायग्राम करूंगा मैं पढ़ाऊंगा कैसे? हाँ भाई, डायग्राम यदि मैंने रब कर दिया तो मैं ही रब हो गया। डायग्राम के बगैर तो पढ़ाई नहीं सकता। फिजिक्स में और बायो में डायग्राम का खेल है नहीं। डायग्राम रब तो टीचर पढ़ा ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। और कई बच्चे मैंने देखे हैं कि बबल डायग्राम पूरा का पूरा छेद देते हैं रियल डायग्राम नहीं बनाएंगे और पूरा का पूरा छेद देंगे। हाँ बिल्कुल, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, इस आर्टिकल में कर देंगे काम सारा, एक एक चीज याद हो जाएगी। आप सुनिए ध्यान से, मैं रिजल्ट लिख देता हूं पहले। अरे वाह, μ2 माइनस μ1 बाई r, μ2 बाई b और μ1 बाई u, ये रिजल्ट है। अब यहां से
जब रे ऑफ लाइट एयर से डेंसर में जा रही है तो बाय स्नेल्स लॉ लगाओ, बाय स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये प्रमजीत बताएगा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बैठ के यस, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलिए। अरे ओ बच्चे, रे टू डेंसर, मैंने बोला था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज भी आप सुनो, कई बच्चों को लगा कि सर पागल तो नहीं होंगे, ये रे टू डेंसर, डेंसर टू रे लगा रखी है, वो आज के दिन की ले लगा रखी थी, इसलिए मैं बार बार बोला था रे टू डेंसर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें आ रही है, और म्यू वन क्या है, कहां से आ रही है, तो म्यू टू 1 क्या बनेगा, इनटू बाय म्यू 1। तो यानी कि इसको आप लिखेंगे sin i, sin i बाय sin r, बात नहीं। इसको लिख दिया μ2 बाय μ1। आप सुनिए